आई होप आर यू डूइंग वेल। बढ़िया होगे तुम लोग। ठीक है भाई, एक मिनट जरा रुकना है। हाँ जी, चलें शुरू करें। बहुत बहुत आपका आभार है, स्वागत है, अभिनंदन है करियर वेल पर। ठीक है, तबीयत आज हमारी थोड़ी सी नासाज है, हल्की फुल्की तबीयत से हिली हुई है, लेकिन सो मस्ट गो ऑन। छुट्टी नहीं लेंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि छुट्टी ना ली जाए। आपके सिलेबस को कराना है। पेपर वन में अब आपके तीन चार टॉपिक बचते हैं। पेपर वन में जैसे मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा ना, पेपर वन पेपर टू का जो कॉमन टॉपिक है, ये आखिरी कॉमन टॉपिक है जो कि मेंसुरेशन है। और इसके अंदर भी जो कॉमन चीजें हैं वो हम पढ़ लेंगे। एक हाथ क्लास पेपर टू के लिए अलग से रहेगी, जो हम पेपर टू में अलग देंगे मेंसुरेशन की। उसके अलावा फिर पेपर वन में गिने चुने आपके तीन चार टॉपिक बचते हैं। जैसे एक तो बचता है मेजरमेंट, मतलब मेट्रिक यूनिट्स के ऊपर। तो वहां पर दो भागों में उन्होंने अलग अलग यूनिट्स को देखा है। एक तो जो प्रॉपर जैसे लंबाई चौड़ाई, जैसे आपका क्या कहते हैं कैपेसिटी हो गई, उसके लिए उन्होंने मेजरमेंट करके हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हम ये सब पढ़ते हैं। लेंथ पढ़ेंगे, तो लेंथ को मीटर हो गई यूनिट, लीटर हो गई, किलोग्राम हो गई, ये सब पढ़ेंगे उसमें, ग्राम वगैरह। एक है आपका टाइम, तो टाइम की जो मेट्रिक यूनिट्स होती हैं वो देखेंगे। तो ये दो दो टॉपिक होते हैं और यहाँ से दो सवाल आते हैं। उसके अलावा एक टॉपिक है पैटर्न हो गया। एक टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिकल शेप्स। बच्चे कहते हैं कि सर आपके हमारे सिलेबस में मेंसुरेशन नहीं लिखा। वो जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है ना, आपके सिलेबस में मेंसुरेशन कहीं वो मेंशन नहीं करते, लेकिन जब आपका उसकी बात करें, जब हम बात करें किसके लिए, अगर हम बात करते हैं आपके एनसीईआरटी की किताब में, तो वहां पे एरिया और पैरामीटर करके आपका प्रॉपर एक टॉपिक होता है, वो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके अलावा आपका एक रहता है ज्योमेट्री करके। तो ज्योमेट्री में जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है उसमें भी एक एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम, ये करके उसमें मेंशन है, तो वो अपन उसको पढ़ते हैं। ठीक है, आपका सिलेबस सबसे पीछे है। कैसी बातें कर रहे हो यार। नंबर ऑफ क्लासेस देखना जरा, कहां से पीछे है, कैसे पीछे है। अब आपका में इसके बाद एक टॉपिक बचेगा टाइम पेपर वन में। यहां बचेगा मेजरमेंट। ये दोनों दो दो क्लास में खत्म होने वाले टॉपिक है। दो क्लास इसकी रहेंगी, दो क्लास इसकी रहेंगी। अब इसके अलावा जितने टॉपिक है, एक टॉपिक है आपका मनी, कैलकुलेटिव है, ये एक से दो क्लास में खत्म होगा। उसके बाद पैटर्न एंड शेप्स, ये आपका एक क्लास में खत्म होगा। उसके अलावा हो गया आपका एंगल्स और सिमिट्री, ये आपका एक क्लास में खत्म होगा। और आपका रहेगा डेटा हैंडलिंग। ठीक है, मोर और लेस मैं मान के चलता हूं 6 7 8, मतलब 7 से 8 क्लास में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पेपर वन का, इस टॉपिक के बाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ये तो देखो मैंने आपको पेपर वन का बताया कि पेपर वन में आपका जो बच रहा है, क्योंकि हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे हम सब कुछ। अब हम बात करते हैं पेपर टू की। पेपर टू की अगर मैं बात करूं तो पेपर टू में मेजरमेंट के बाद अपन पढ़ेंगे एलजेब्रा, वो मेंसुरेशन के बाद पढ़ेंगे एलजेब्रा, बीजगणित, ज्योमेट्री। जैसा कि मैं पेपर टू के बच्चों को बता चुका हूं,
शायद कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा मेरी बात पर। तो ये जो अगर 3 टॉपिक की बात करूं तो 10 से 12 सवाल आपके तो इन 3 टॉपिक से आएंगे। ये जो 3 टॉपिक हैं, इन 3 टॉपिक से आपके 10 से 12 सवाल आएंगे, मेजरमेंट, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। उसके अलावा हम अभी तक पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ अपन ने देख लिया। वहां से लगभग आपके पेपर में 5 सवाल आएंगे, 4 से 5 सवाल। 4-5 सवाल वो हो गए, बाकी के ये सवाल हो गए, 10 से 12 सवाल ये हो गए। तो आपको मान के चलो आपके पूरे पेपर का लगभग 16-17 सवाल आप केवल यहीं पढ़ लोगे। अब आपके गिने चुने 2-3 सवाल बचते। इसके बाद जैसे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद एक टॉपिक है आपका एक्सपोनेंट, जो कि एक क्लास में खत्म हो जाएगा। केवल एक क्लास की जरूरत पड़ेगी, एक क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाता है, एक्सपोनेंट जिसको घातांक कहते हैं। एक क्लास में ये टॉपिक खत्म होगा। उसके बाद आपका बचेगा केवल और केवल 5 टॉपिक बचते हैं अरिथमेटिक के। वहां से आपके पेपर में केवल और केवल 2 सवाल आते हैं। अपडेट अगर एप्लीकेशन का आया हो तो उसको जरूर कर लेना। ये हैं आपके वो 5 टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें डिस्काउंट के भी सवाल आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो एंड प्रपोर्शन। अगर इन 5 टॉपिक की मैं बात करूं तो इन 5 टॉपिक से आपके पेपर में 2 सवाल आते हैं, मात्र 2 सवाल। इसका मतलब पेपर 2 में 20 सवाल आते हैं मैथ के, तो 20 सवाल में से सिर्फ 2 सवाल, 2 के आगे आ ही नहीं सकता, ना पूछा गया ना पूछा जाएगा। ये जो 5 टॉपिक है आपके, यहां पे कुछ नहीं तो 2 क्लास 3 क्लास, 2 क्लास 3 क्लास, 2 क्लास 3 क्लास, 2 क्लास, मतलब कुल मिला के 15 क्लास तो यहां चाहिए। इसका मतलब एक एक दिन में आपकी 2-2 क्लास हम लगाएंगे, ठीक है। या हम एक चीज कर सकते हैं, इनमें से कुछ टॉपिक के हम वीडियो आपको दे सकते हैं अगर आप चाहो तो। अगर पेपर 2 का बच्चा ये चाहता है, क्योंकि ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि यहां पे सबसे कम वेटेज है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लो भाई, एक टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी 50% होती है आने की, या तो सवाल आ जाता है या नहीं आता। ये भी एक क्लास में खत्म होने वाला टॉपिक है क्योंकि आपके पेपर का जो लेवल है प्रोबेबिलिटी के सवाल का वो खत्म है। यूलर रूल भी आता है ज्योमेट्री में, सब कुछ ज्योमेट्री के अंदर पढ़ लेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर किसी बच्चे ने केवल ये 3 टॉपिक ढंग से पढ़ लिए तो ये समझ लो कि वो 15 सवाल बना देगा। अगर केवल 3 टॉपिक, पेपर 2 का कोई बालक है और उसको कुछ भी नहीं आता, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मात्र ये 3 टॉपिक पढ़ ले, मेजरमेंट, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। अगर मेजरमेंट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री उसने पढ़ लिया तो उसके 12 सवाल, 10 से 12 सवाल तो यहीं से बन गए। ठीक है भाई। हाँ, क्योंकि आपको पता है ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन में तो मात्र 2 सवाल आने हैं आपके पेपर में, केवल 2 सवाल। 2 सवाल के अलावा तीसरा आएगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आज तक नहीं आया, कब भी नहीं आया। ऑनलाइन का पेपर हुआ तब भी नहीं आया, ऑफलाइन में तो वैसे वो, ये जब ऑफलाइन पेपर होता है तब तो 1 सवाल आ जाता है। आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे, इन 5 टॉपिक में से आपको 1 सवाल देखने को मिलेगा। 2018 में 2 आए, 2019 में 2 आए, 2019 के जुलाई में 2, ऐसे आ रहे हैं, 1-2 बस। तो अगर आपको चाहिए, मैं पेपर 2 के बच्चों को कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, पूछ के कह रहा हूं, बाद में क्या है, आप लोग बाद में कुछ बोलते हो क्योंकि आपका सिलेबस चलता रहेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर आप बोलना चाहो तो ये जो 5 टॉपिक हैं, इन 5 टॉपिक का मैं वीओडी आपके लिए एक्स्ट्रा में डलवा देता हूं। मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल लाइव पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जल्दी पढ़ लोगे। अगर किसी बच्चे के पास समय है, एक्स्ट्रा पढ़ना है उसको, तो वो इन क्लासेस को देख के पढ़ सकता है। मैं लाइव भी पढ़ा दूंगा। बोलो, क्लियर है? अब टॉपिक पे आ जाए। आप अगर मुझे कहोगे, आप मुझसे अगर ये बात कहोगे, तो मैं जरूर आपको इन 5 टॉपिक की, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो अर्थमेटिक के 5 टॉपिक हैं, इन 5 टॉपिक का वीओडी में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर जिसको लाइव पढ़ना है तो लाइव तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लाइव तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे आपको, लेकिन वीओडी से आप और उससे भी पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। आपके पास भी 3 महीने का, 2.5 महीने का समय है, टीचरों के पास भी 2.5 महीने का समय है ना।
जिससे फिर अपन प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस ईयर की। वो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो हम बिल्कुल कुछ ही दिनों में शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। आपको क्या है ना, आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती। जैसे लास्ट जो हमारा बैच आया था, सीटेट का हमारा आखिरी जो बैच था ना, उसमें हमारे पास काफी वक्त था बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो अच्छे खासी क्लासेस उसमें की। मैं आपको बोलूं, उसमें हमने पेपर टू की, अगर मैं अपना बताऊं, अगर पुराना बैच जिसने भी लिया होगा, कोई बच्चा है कल मेरे को मैसेज कर रहा था, बोल रहा था सर वीओडी बैच मैंने लिया है सीटेट का, आप लाइव क्लास अपलोड करा दो। अब मैं क्या करूं बच्चों का, बताओ। आपको मैं बताऊं, वीओडी बैच जो हमारा पिछला सीटेट का बैच था, क्योंकि हमारे पास भरपूर वक्त था, 4 महीने तक ये बैच में टीचर पढ़ाते रहे, इन टीचरों ने बहुत डिटेल में पढ़ाया। मैं भी बता रहा हूं, मैडम की भी लगभग क्लास आराम से 40 क्लास तो सीडीपी की थी। पेपर टू में मैथ की क्लास लगभग 60 क्लास थी। लेकिन इस वर्ष, इस साल जब हमारा बैच आया है और आपकी डेट आ गई है एग्जाम की, हमारे पास वक्त नहीं है आपको 60 क्लास पढ़ाने का। हम आपको मैथ में 60 क्लास नहीं पढ़ा पाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं, 2-2 क्लास लगा के भी कोशिश करूंगा। उस तब मैंने 2-2 क्लास ली थी, एक एक दिन में पर डे की 2-2 क्लास करके 60 क्लास इतना पढ़ाया था बच्चों को। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि अब हम आप मान के चलिए, 15 दिन पहले, आपके एग्जाम के 15 दिन पहले सारा कंटेंट खत्म करेंगे, और कंटेंट को खत्म करके सीधे आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी। और वही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने भाला चलाना तो सीख लिया, लेकिन उसको फेंकोगे ही नहीं तो क्या है मतलब है ना भाई। पेडागोजी की क्लास आज से है आपकी। पेडागोजी की क्लास आपकी आज से चलेंगी, दिन में 2 क्लासेस रहेंगी। पेडागोजी की क्लास आज से शुरू हो रही है, टीचर से बात हो गई है। अभी आज शाम को तुम्हारा 7 से 8 या 8 से 9 का टाइमिंग उनकी रखी है, रात को 7 से 8, 8 से 9 ऐसे। और फिर सुबह की जो टाइमिंग खाली है 9:30 से 11 बजे की, उस टाइमिंग में उसको रख देंगे। कुछ भी करेंगे, आपकी पेडागोजी को स्टार्ट हमने कर दिया है। डन है। चलो भाई, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, जिनको परेशानी है, जो हमसे केवल शिकायतें कर रहे हैं, उनको, वो लोग तो शिकायतें करते ही रहेंगे, मैं उनका कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैंने इतने प्यार से कल आपको समझाया, हम क्या आपको देने वाले हैं, क्या देंगे, क्या हमने मटेरियल दिया है, क्या हम दे चुके हैं, क्या क्या है। लेकिन जिसको नहीं समझना, हम क्या कर सकते हैं, उसके आगे तो हम हाथ जोड़ लेते हैं। ऐसा बालक जो केवल और केवल परेशान रहता है, शिकायतें शिकायतें शिकायतें। बेटा, सब कुछ सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, सब मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है, इतना भी पढ़ लोगे तो भी पेपर पास हो कर जाओगे बस। लेकिन अब क्या बोले, कुछ कह नहीं सकते ना। नोट्स के सेक्शन में जाके अगर फाइल्स आप सर्च करना शुरू करोगे, मैथ की फाइल कहां होगी बेटा? मैथ की फाइल कहीं आसमान में नहीं होगी, मैथ के सेक्शन में ही होगी। तो मैथ के सेक्शन में जाके सर्च करोगे, मिल जाएगी। मैथ के सेक्शन में पेडागोजी की भी फाइल मिल जाएगी। मैथ पेडागोजी की भी फाइल अपलोडेड है भैया, पूरे कंटेंट की। आपने देखा ही नहीं होगा कुछ भी। आपके साथ दिक्कत यह है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नाम से एक प्रॉपर सेक्शन है, उसमें फाइल मौजूद है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से वो है, उसमें फाइल मौजूद है। आप अगर देखेंगे नहीं, आप अगर सर्च नहीं करेंगे बच्चे, तो कैसे मिलेगा यार? कुछ नहीं मिलेगा तुमको। पेडागोजी की क्लास आज से शुरू हो रही है, ठीक है? पेडागोजी क्लास आज से शुरू हो रही है। अब पहले एक एक क्लास चलेंगी, जैसे कल सैटरडे है तो सैटरडे को ज्यादा क्लास लग जाएंगी। इस तरीके से हम उसको चलाते चलेंगे। चलो आइए, कल मैंने एक सवाल आपको दिया था, होमवर्क क्वेश्चन दिया था, क्या आपने उसको सॉल्व कर लिया? क्या उसका आंसर आ रहा था, बताओ। बोलो जल्दी।
बोलो भाई। 2032 आंसर आया बच्चों का। किस किस का 2032 आंसर आया? 2032। 2032। कितने बालकों का 2032 आंसर आया? क्या मुझे सॉल्व कराने की जरूरत है उस सवाल को? आगे बढ़े, अगले सवाल लिखें। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल था, जैसे हमने कल सवाल किए उसी की तर्ज पर वो सवाल था। अब आते हैं, एक सवाल लिखिए, अच्छा सवाल है, कुछ स्टेटमेंट है इसके अंदर। सवाल है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। भाई स्क्वायर और रेक्टेंगल को अच्छे से पढ़ लो। स्क्वायर और रेक्टेंगल, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, स्क्वायर और रेक्टेंगल पेपर 1 में छपा छपाया एक सवाल आएगा, ब्रह्मा जी भी उसको रोक नहीं सकते। और पेपर 2 में भी एक सवाल छपा छपाया आएगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल के ऊपर कोई नहीं रोक सकता। हम आपको वही पढ़ाएंगे बेटा जो सवाल आपके पेपर में आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी टीचर, भाई हम इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन बालकों को विश्वास ही नहीं होता। बताओ यार, ये ट्रस्ट किसी ने तोड़ा है तुम्हारा। इतना धोखा मिला है कि टीचर पे विश्वास ही नहीं कर पाते। अरे सर वो धोखा दे गई थी। ले बेटा पढ़ ले अब तू। द ब्रेथ इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। जो यहां पे आपको इंफॉर्मेशन दी है उसे अच्छे से पढ़िए। जिसका पेरीमीटर, ये जो इसके बाद हुज लिखा है ना, इसका मतलब स्क्वायर के पेरीमीटर की बात हो रही है, इज 72 सेंटीमीटर। देन तो अब आपके कुछ स्टेटमेंट हैं, उन स्टेटमेंट को आप अच्छे से देखोगे। ठीक है, सवाल है, किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है और आयत की चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है। एक वर्ग की भुजा की आधी है। आधी है जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तो अब 4 ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, इन 4 ऑप्शन को आप देखिएगा और इनमें से आप उत्तर बताइएगा। ये आपके पेपर का सवाल है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, पहला सवाल है। अब बेटा किसी भी तरह का फालतू का आप सवाल मत करिए, केवल करके आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अब हम आपको पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, आप सिर्फ पढ़ाई करिए। कोई मतलब नहीं है इधर उधर के सवाल करने का, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा बेटा। इसको हम जिज्ञासा नहीं बोलेंगे, इसको हम पागलपन बोलेंगे, जिसके आप शिकार हो गए हैं। ऑफ स्क्वायर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल। और मैं भी अब कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मुझे भी अब लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमेंट बच्चों के पढ़ता हूं। बच्चे जानबूझ के उल्टा सीधा लिखते हैं। ठीक है, अब मैं ध्यान उन बच्चों पे दूंगा जो बच्चे पढ़ाई करने आए हैं इस बैच में, और जिनको फालतू के कमेंट करने हैं वो लोग करते रहिए। आइए भाई इस सवाल को देखते हैं। इनकी सभी की हिंदी भी आपको समझ में आ रही होगी। इतना हिंदी तो आपको, इतनी अंग्रेजी तो शायद आपको आती ही होगी, मुझे इतना लग रहा है। आइए इन 4 कमेंट को हम देखते हैं। थोड़ी बेटा तबीयत खराब है, उसकी वजह से एनर्जी डाउन होगी। एंड द स्क्वायर आर इक्वल। अब बताओ, ये सवाल आपके पेपर का सवाल है, अभी आपके प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है।
अब आप बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सवाल है, अच्छे से पढ़िए बेटा, ध्यान लगा के पढ़िए। जिनको नहीं पढ़ना बेटा बिल्कुल मत पढ़िए, और जिनको पढ़ना है वो पूरा ध्यान लगा के पढ़िए। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। छोटा बच्चा बता देगा इसकी हिंदी क्या है। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से छोटा है। पहली लाइन का हिंदी का अर्थ है आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से छोटा है। बोर्ड पे जगह भी नहीं है हिंदी लिखने की। दूसरी लाइन या दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल आर इक्वल। साफ पता चल रहा है वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। चौथा स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा है। मैं हिंदी बोल रहा हूं बेटा साथ में। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा है। और चौथा स्टेटमेंट है आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब आते हैं अपन इसके उत्तर पे। अब देखो जो इंफॉर्मेशन हमको दी है उस इंफॉर्मेशन से हमको आंसर तक तो पहुंचना होगा। ये 4 स्टेटमेंट हैं आपके। आपको लिखा हुआ है जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के 3 गुनी है। जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर ये 3 है तो ये 1 होगा। और जो चौड़ाई है वो किसकी आधी है? स्क्वायर की साइड की। आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। जिसका परिमाप 72 है। तो आप बोलो सर 4a इज इक्वल टू 72 और a इज इक्वल टू हो गया 18। आप मुझे बताओ साइड निकल के आ गई स्क्वायर की कितनी? 18। 18 की आधी किसकी है? ब्रेथ की है। तो आप बोलोगे इसका मतलब 1 का मतलब क्या हो गया? 9। तो 3 का मतलब 27। आयत की लंबाई है 27 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर और वर्ग की भुजा क्या है? 18। बोलो भाई हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका परिमाप कितना है वर्ग का? 72। ये है वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b। इसका मतलब 27 और 9 36 और 36 दूनी 72। हमें एक बात पता चल गई, दोनों का परिमाप समान निकल रहा है। जो परिमाप आपका आयत का आ रहा है वही परिमाप वर्ग का है। जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का है वही पेरीमीटर स्क्वायर का है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर इसके अलावा आपका कोई भी सवाल आया है, कोई भी उत्तर अगर आपका आया है तो बस बेटा आपने गलती कर दी, आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल लिखिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ये सब एनसीईआरटी के सवाल हैं जिनको किस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे बड़े रूप में लिख देते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं क्या सवाल है, इतना लंबा चौड़ा सवाल। ये सब एनसीईआरटी के सवाल हैं, आपके पेपर में आता भी एनसीईआरटी से ही है। अगला सवाल लिखिए, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है विथ जो ए बी है वो बराबर है x + 16 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर। लो भाई BC कितना है? 3x सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज, परिमाप का स्क्वायर बताइए। देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज, चलिए आइए अगले सवाल पे इसको देखते हैं। आई होप पिछला सवाल आपको समझ में आया होगा। समझ में उन बच्चों को नहीं आया होगा जिन्होंने सवाल को नहीं पढ़ा होगा। जैसे एक बच्ची है वो कह रही है 9 कहां से आया? अब आपने सवाल नहीं पढ़ा। सवाल में लिखा था जो चौड़ाई है वो उसकी भुजा की आधी। अगर भुजा 18 है तो 18 का आधा 9 होता है। यहां से 9 आ गया। आइए सवाल को देखते हैं। एक वर्ग ABCD में AB बराबर x + 16 सेंटीमीटर है और BC बराबर 3x सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या है? अब बताना यार ये सवाल क्या है, तो वर्ग का परिमाप क्या है? मुझे नहीं लगता इस सवाल को सॉल्व करने में
किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं आप सवाल को पढ़ने में गलती कर रहे हो, और पढ़ के उसको आपके दिमाग में ना वो नहीं आ रहा, उसका फ्रेमिंग नहीं आ रही कि यार इस सवाल में मैं करूं क्या। मैं यही आपको बेसिक सा समझाता हूं कि जब आप सवाल को पढ़ते हैं तो पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि यार इसमें लिखा क्या है, क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, इसमें पूछा क्या गया है और मुझे इसमें फाइंड क्या करना है। उसके बाद एक फ्रेमिंग बनती है दिमाग में कि देखो ऐसे मैं सवाल की शुरुआत करूंगी या करूंगा और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करूंगा। ये पूरी प्रक्रिया में से एक भी स्टेप अगर नहीं स्किप हो रहा है तो बस फिर तो आप सवाल छोड़ो, आप मैथ सीख ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पढ़ना, पढ़ के समझना कि भाई लिखा क्या है। एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं, हर किसी को पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल, किसकी, स्क्वायर की। आप बताओ, मैंने मान लिया इसको ए बी सी और डी, आपको पता है सर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, ये सब बराबर है। इसका मतलब जो वैल्यू दे रखी है ए बी की, आपको पता है ए बी किसके बराबर है, बी सी के, तो ये x+16 बराबर किसका होगा, 3x के, हाँ या ना, बोलो भाई। अगर x इधर चला जाए तो ये 2x हो गया और x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 8। अब आप मुझे पता है सर BC 3x है, चाहे x की वैल्यू इसमें रखो चाहे x की वैल्यू x+16 में रखो, आएगा 24। इसका मतलब मेरी साइड निकल के आ गई 24। मुझे पेरीमीटर बताना है तो 4a इज इक्वल टू 24 × 4। बेटा अब एक एक स्टेप से समझा दिया। 96 आपके सवाल का उत्तर है, इसके अलावा कोई और आंसर आना नहीं चाहिए। अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, पढ़ने में मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है भाई, आ गया 96, ठीक है भाई। ऑनलाइन पढ़ने का फायदा यह है कि अगर मान लीजिए इस सवाल में आप थोड़ा स्लो हैं सीखने में, ठीक है, बाकी बच्चे थोड़ा तेज सीख रहे हैं, आप थोड़ा स्लो सीख रहे हैं, तो अगर आपने मान लो नहीं आया समझ में तो इसको दोबारा देख लीजिए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको दोबारा देख लीजिए। फायदा कितना है ऑनलाइन का। चलो आइए भाई, द लेंथ ऑफ द टू diagonals of a rectangle, the length of the two diagonals of a rectangle ABCD are 6x plus 3 and 4x plus 7. Then the value of 6x plus 3 प्लस 4x प्लस 7 इज, चलिए बताइए करके। एक आयत के दो विकर्णों की लंबाई, एक आयत ABCD है ना, आयत क्या है, ABCD है, एक आयत ABCD के दो विकर्णों की लंबाई कितनी दे रखी है, 6x प्लस 3 और 4x प्लस 7 है। तो दोनों का योग बता दीजिए, ये आपसे पूछा गया, बताइए। 6x प्लस 3 और प्लस 4x प्लस 7 का मान क्या है बेटा आसान सवाल। इस सवाल में क्या है मुझे बताओ, कुछ भी नहीं है, कर लोगे, बताओ, बोलिए, बताइए। ठीक है, अब से हम विशुद्ध पढ़ाई करेंगे,
किसी तरह के कोई फालतू कमेंट को कतई नहीं पढ़ेंगे। जो बच्चा उत्तर दे रहा है बस उसको देखेंगे, जो बच्चा सही बात कर रहा है उसे देखेंगे। बाकी जिसको नहीं पढ़ना, मैं आपको कह रहा हूं बेटा पढ़ लो, तो वही ऑप्शन है आपके पास। नहीं पढ़ना तो अलग बात है। हम केवल पढ़ने पे फोकस करना चाहिए, आपको आपको सीखने पे फोकस करना चाहिए। इधर उधर की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। जो कर रहा है इसका मतलब वो नहीं पढ़ना चाहता, तो उस पर मैं अब ध्यान नहीं दूंगा। अब आप लोग पढ़ाई करिए, है ना। कोशिश करेंगे प्रत्येक क्लास में आप 10 से 15 सवालों तक हम पहुंचे। आइए अब इसको अगर देखते हैं, आपको पता है रेक्टेंगल के या स्क्वायर के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, ये मैंने पढ़ा है अच्छे से। इसका मतलब अगर डायगोनल बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहां जो वेरिएबल है x, इसकी एक वैल्यू आ जाएगी। यहां जो वेरिएबल है x, इसकी एक वैल्यू आ जाएगी। बोलो हाँ है ना। अब आप बोलोगे सर एक तो मैं ऐसा मान के चल सकता हूं कि x की जगह मैं वैल्यू रख दूं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख दूं, या फिर मैं प्रॉपर इसको सॉल्व कर लूं। मुझे पता है 4x इधर आया तो 6x में से 4x चला गया, और 3 अगर इधर गया तो इसमें से भी 3 चला गया, तो ये 7 माइनस 3 हो गया। ये बचा 2x, ये बचा 4, x इजिकल टू आ गया 2। आप अगर चाहते तो हिट एंड ट्रायल, मतलब अपने मन से कोई वैल्यू मान लेते x की। अगर यहां मान लो मैं 2 रखता तो 4 दूनी 8, 8 और 7 15। अगर यहां 2 रखता 6 दूनी 12 और 3 15। तो मेरा फॉलो हो रहा है कि x की जगह अगर मैं 2 रखूं तो ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। प्रॉपर सॉल्व करोगे तो भी आंसर है, कुछ रख के देख लोगे तो भी आंसर है। रख के देख लोगे तो दिमाग में करोगे, प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता है। यही अंतर है सवाल को तेज करने में और सवाल को स्लो करने में। बालक अपने ही मन में सवाल को सॉल्व करना सीख जाता है, उसी का गणित अच्छा हो जाता है। और जिसको पेन चलाना पड़ जाता है, जो बिना पेन चलाए समझ ही नहीं पाता कि इसमें करना क्या है, उनको थोड़ा सा समय लगता है। प्रैक्टिस के साथ साथ वो अपने गणित को सुधार लेते हैं। अब आइए सवाल को देखते हैं। अगर x 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 15, इसकी वैल्यू 15, दोनों का सम कितना आ गया 30। सवाल खत्म। सवाल के नाम पे क्या है, हलवा सा सवाल था, कुछ भी नहीं है सवाल। आंसर इसका 30 आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी आपका उत्तर अगर आ रहा है तो बस कहीं ना कहीं आप पढ़ने में मिस्टेक कर रहे हो। लो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखिए। ये रहा आपका अगला सवाल। लेंथ of the rectangle is thrice of its breadth। मतलब जो रेक्टेंगल की लंबाई है, लेंथ मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुना है, यदि इफ द पेरीमीटर, जो परिमाप है वो 400 मीटर है। परिमाप कितना है 400 मीटर। देन 2l प्लस 3b इज इक्वल टू। अब ये आपके पेपर का सवाल है। देख सी टेट में पूछा गया प्रश्न है, सी टेट में पूछा गया प्रश्न है, बड़ा ही छोटा सा प्रश्न है। इसके उत्तर पे हम पहुंचेंगे। आयत की लंबाई तीन गुना है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। यदि परिमाप 400 मीटर है तो 2l प्लस 3b का मान क्या है या बराबर है। ये सवाल है आपका, करो। मुझे नहीं लगता आप बच्चों को इस सवाल को सॉल्व करने में। आज मेरा बर्थडे है, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे बेटे। खूब उन्नति करो, बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और जो आपका उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है भाई, माँ बाप पापा मम्मी को ना प्राउड फील करा दो। बढ़िया नौकरी लो, अच्छे से पढ़ो, मजा आ जाए। हाँ लगना चाहिए यार, उनको भी लगे हाँ यार मेरे बच्चे ने। बताओ, बार बार आपसे कहता हूं यार, छोड़ दो अब पिछला। नहीं आज तक पढ़ाई करी, जैसे कई बच्चे, नहीं सर मैं अच्छा नहीं था, होशियार नहीं था, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, मेरे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं थे।
अब भूल जाओ ना उन सबको, आज से पढ़ाई करो, आज से पढ़ना शुरू करो, तो भी हो जाएगा, तो भी कुछ ना कुछ आप बन जाओगे। आओ देखते हैं। आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई 3 गुना है। लंबाई चौड़ाई का 3 गुना अगर 1 है तो ये 3 है। उसका परिमाप कितना है? आपको पता है परिमाप का मतलब क्या है? अगर मैं बिल्कुल इसको रेशियो से ही सॉल्व करूं तो ये यहीं सॉल्व हो जाएगा सवाल। आपको पता है सर 2l+b होता है। तो क्या आपको ये बात नहीं पता चल रही, ये 2l और 2b है, मतलब लेंथ को 2 बार जोड़ा गया और ब्रेथ को 2 बार जोड़ा गया, ऐसा ही है। तो अगर मैं इस रेशियो को देखूं 3 और 1 4, और इसको मैं डबल कर दूं 8, तो 8 की वैल्यू सवाल में 400 मीटर के बराबर, तो 1 की वैल्यू सवाल में 50 के बराबर है कि नहीं? हाँ है ना? बस बेटा, अगर ब्रेथ 50 है तो लेंथ 150 है। यूनिट मीटर में है तो मैं वो यूनिट लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि यूनिट क्या है। अब सवाल में करना है 2l+b, l का दुगना, भाई 150 का दुगना हो जाएगा 300, प्लस 3b, 50 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 150, 300 और 150 कितना हो गया भाई? 450। यही सवाल का उत्तर है। हर एक बच्चे ने दे भी दिया, आंसर आपका आ भी गया, है ना? बच्चा हमसे हमेशा कहता है सर मेरा मैथ कमजोर है। मैं आपसे कहता हूं आपका सपना मजबूत होना चाहिए, सपना आपका मजबूत होना चाहिए। कुछ भी कमजोर हो, मैं क्या कह रहा हूं सर, आप मैथ कमजोर की बात कर रहे हो। बच्चे कहते हैं सर हमारा मैथ कमजोर। अरे मैथ छोड़ो यार, हो सकता है आपका मतलब शरीर कमजोर हो सकता है, उतनी अच्छी क्षमता नहीं है, मैं उतना नहीं याद कर पाता जितना बाकी बच्चे याद कर लेते हैं, मेरे दिमाग से चीजें स्किप हो जाती हैं। बहुत कुछ कमजोर है ऐसे तो, हालात भी कमजोर है, ऊपर अपनी घर की स्थिति भी कमजोर है। आप कौन से अंबानी के घर में पैदा हुए हो? आपके घर में ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठते हो, गद्दा उठाते हो, नीचे 500 की गड्डी लेके सीधे जेब में रख के निकल जाते हो, है? सब मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हो, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हो। आपके तो घर की हालत कमजोर है, विषय तो छोड़ दो, उसे मजबूत कैसे करोगे? बेटा सपना मजबूत होना चाहिए। जो आज तक कमजोर था उसको रहने दो, तुम मजबूत हो जाओ। पढ़ो यार, एक बार में नहीं आएगा तो दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा, पांचवे में आएगा। अगर एक बच्चा 3 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तुम करो एक दिन में 18 घंटे पढ़ाई यार, बोलो ठीक है। लेकिन ये हर किसी के मतलब ये हर किसी में संभव नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी पहाड़ खोद दे, बिल्कुल नहीं, ये झूठ बात है। अगर कोई बोले हर आदमी सब कुछ कर सकता है, मैं साफ कहूंगा नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो हर आदमी सक्सेसफुल नहीं होता, बोलो। हर आदमी सक्सेसफुल होता है ऐसा नहीं है। कुछ ही लोग होते हैं जो अपने सपने के पीछे भागते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो कहते ना जान झोंक देते हैं कि नहीं यार इस एग्जाम को तो बिल्कुल कहते ना फाड़ के फेंक दूंगा। अबे मजा तो तब है जब नौकरी आपको लगे, तब आप बोलोगे नहीं सर मैं नहीं ले रहा ये नौकरी, मैं इससे बड़ी नौकरी लूंगा। मैं आपको एक बच्चा बताता हूं, हमारे यहां पे इंटरव्यू देने आया था, आप ताज्जुब मानोगे उस बच्चे को। वो बच्चा DSSB में सिलेक्ट हुआ था, DSSB में टीचर पे सिलेक्ट हुआ था, टीचर, और वो भी पीजीटी। आपको पता है जब ये DSSB टीचर पे पीजीटी पे सिलेक्ट हुआ तो उसने नौकरी नहीं ले ली, नौकरी ज्वाइन नहीं करी। इसने कहा नहीं, अगर मैं पीजीटी निकाल सकता हूं इसका मतलब मैं और बड़ा एग्जाम निकाल सकता हूं। ये सीधे चला गया, आज ये एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में है, अधिकारी है। इन्हें कहते हैं बच्चे। और आप बच्चों की आज के जमाने में बच्चों की हालत क्या है? कोई 30,000 रुपए दे दो भाई साहब, नौकरी दे दो, या कैसे भी नौकरी दे दो, रोज के 20 रुपए दे दो। चलो भाई, एंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ
is 8:5, then the area of the rectangle is, आइए एक आयत का परिमाप 104 सेंटीमीटर है और उसका लंबाई और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? बताइए। उसकी कंडीशन होगी, देखो बताओ। अरे ऐसा नहीं होता, उसकी कंडीशन होगी। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। देखो कैसे दूसरों को वो कर देते हो। बता, मोटिवेशन में भी नहीं सीख रहा। उसकी कंडीशन होगी इसलिए जॉब छोड़ दी होगी। सर हमको तो नौकरी चाहिए सर, हमको कुछ भी बनवा दो सर, स्कूल में कुछ भी बना दो, गेट खोल देंगे हम स्कूल का, कुछ भी कर दो सर, टीचर भी नहीं बने तो गेट खुलवा दो, हम गेट खोल दिया करेंगे, गेट खोल देंगे, गेट बंद कर देंगे, पैसा लेंगे पूरा 30,000 रुपया महीना। अरे सत्यानाशियों, पेरीमीटर रेक्टेंगल का दे रखा है 2l + b = 104, तो l + b = हो गया 52। जो अनुपात दिया है लेंथ और ब्रेथ का वो दे रखा है 8 और 5, तो 8 और 5 हो गया 13, 13 = 52, 1 = 4, तो 5 चौक 20, 8 चौक 32। लंबाई और चौड़ाई आपके सामने निकल के आ गई, लंबाई है 32, चौड़ाई है 20, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 32 × 20, यही सवाल का उत्तर है। 640 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही सवाल का उत्तर है। लो खत्म। मुश्किल से आपको 5 सेकंड लगेंगे इस सवाल को सॉल्व करने में, आप इस सवाल को उड़ा दोगे, तहस नहस कर दोगे। ठीक है, आपको पता हूं आप इस बात को मानोगे नहीं। आप लोग क्या, छोड़ो यार, मेरा नोट्स बनाता है, हमारे टीचिंग एग्जाम के नोट्स बनाता है, कंटेंट राइटर है एक लड़का। उस कंटेंट राइटर ने, और एक नहीं है, कम से कम 3-4 लोग हैं, उनके पास समय नहीं है। वो यहां पे मेरे ऑफिस में लगभग 10 घंटे काम करते हैं। सुबह आते हैं, 8 घंटे तो मान के चलो, 8 घंटे उनका काम होता है, टाइपिस्ट के साथ बैठते हैं, कंटेंट को टाइप कराते हैं, उनको जो हम बता देते हैं वो उसको काम करते हैं। आप यकीन मानिए 8 घंटे नौकरी करता है यहां पे, कंटेंट बनाता है, उसका सीटेट निकला है, 120 के ऊपर नंबर आए थे उसके। हमारे यहां पे एक बंदा कंप्यूटर चलाता है, सारा कोर्स देखता है। जहां मैं गाड़ी खड़ी करता हूं ना, उस गाड़ी, जब मेरा गेट जो खोलता है, जो हमारा वॉचमैन है, उसके लड़के ने सीटेट निकाला है। उनके पास समय है पढ़ाई करने का। मुझे याद है, मैं गाड़ी अंदर ले रहा था, वॉचमैन दौड़ता दौड़ता आया, उसने बोला, अरे सर साहब, मेरे को ना एक बात जाननी है, मेरा बच्चा है, मैं कल आपसे मिलवाना चाहता हूं। वो लेके आया, मैं उससे मिला, मैंने उसको बताया, बेटा ये पढ़ ले, और कुछ नहीं तो तू आ जा यहां बैठ जा ऊपर ऑफिस में। उसका सीटेट निकला। जिनके पास समय नहीं है, जो लोग काम करते हैं, सारा खेल है तीव्र इच्छा का, सारा खेल है चाहत का। अगर आपने किसी चीज को चाह लिया, अगर आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए, तो वो आपको मिल जाती है भाई। लेकिन ईमानदारी से वो चाहत भी तो होनी चाहिए, ईमानदारी से वो चाहत होनी चाहिए। मुझे मालूम है आप लोगों को फेल होने का डर नहीं है। जिस बच्चे को फेल होने का डर नहीं होगा वो पास नहीं होगा। जिस बच्चे को नौकरी ना मिलने का डर नहीं होगा उसकी नौकरी नहीं लगेगी। ये आप बिल्कुल लिख लो इस बात को। जिसके दिमाग में दूसरा ऑप्शन रहेगा ना, जिसको लगेगा कि नहीं यार, पापा कोई नहीं यार, क्या कमी है अपने पे तो पैसा है, कोई नहीं, घर पे भी बहुत कुछ है, अब बताना मेरे को। ऐसे ऐसे लोग बैठे।
आप ताज्जुब मानेंगे अगर आप ये चीजें सोच के भी आपके अगर रोंगटे ना खड़े हो ना, मैं तो मान के चलता हूं यार, फिर तो क्या मतलब है। इंसान हो तो इंसान के अंदर आग लगनी चाहिए यार। एक इतना बड़ा हमारे यहाँ पे वो हुआ था, आप ताज्जुब मानोगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। हमारा पुराना जो ऑफिस था उसमें 2 टॉयलेट थी। हमने वो ऑफिस खोला था एक रेसिडेंशियल एरिया में। तो घर में क्या होता है, एक तो होता है वॉशरूम जिसमें टॉयलेट नहीं होती, कमोड नहीं होता। एक होता है ऐसा वॉशरूम जिसमें कमोड होती है, मतलब अपन बोल सकते हैं एक तरफ कमोड लगा था और एक तरफ नहाने की जगह थी। हमारे यहाँ पे एक बच्चा, यहीं का, दिल्ली का, इधर का, बुराड़ी का, पानी पिलाता था। उसका काम था सारे टीचरों को पानी देने का। आप ताज्जुब नहीं मानोगे, आपका माथा खराब हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, मैं वॉशरूम से आया तो मैंने देखा इधर कोई बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, आवाज आ रही है इस वाली बाथरूम में, बाथरूम जिसमें नहाते हैं, बस उसका साइज। मैंने जैसे खोला ना, तो वो नीचे दरी बिछा के बैठा हुआ था और उसके हाथ में किताब थी। मैं अपना सिर पकड़ के बैठ गया, ये क्या कर रहा है। और वो हमारे यहां पानी पिलाता था। सब इंस्पेक्टर है इनकम टैक्स में, हिल जाओगे सोच के। कैसी बातें करते हो यार, ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं, हालातों को हिला के रख देते हैं, हैसियत को बदल के रख देते हैं। उसे कहते हैं जब आता है मन से कि हाँ मैंने की थी तैयारी। जब आपका बाप ना ऐसे ऐसे सीना चौड़ जाए, उनको लगे कि मेरे घर में अब हुई है औलाद, ये हुई है पीढ़ी जिसने सारा का सारा इतिहास बदल दिया। ऐसा अगर आपके अंदर से जोश नहीं है तो क्या कर पाओगे यार। एग्जाम फॉर्म भरने से कभी नौकरियां लगी हैं किसी की, कि कोर्स ज्वाइन करने से कोई पास हो जाता है। हालातों की बातें करते हो, सर मैं पढ़ नहीं पाता, मेरा नेट नहीं आता, आपने कोर्स नहीं कराया। अरे हद है यार। दुनिया की कोई ताकत तुमको पास होने से नहीं रोक सकती, अगर तुमने ठान लिया है तो। अगर तुमने सोच लिया है ना मुझे नौकरी चाहिए, मतलब चाहिए, तो बेटा कोई नहीं रोक सकता यार, तुम पास होके दिखाओगे। लेकिन अगर तुम ये सोच के बैठे हो, अरे सर ये कब से कराओगे, ये आपने कब किया, सर आप कब करोगे, सर कल भूकंप तो नहीं आ जाएगा, सर ये बिल्डिंग तो नहीं गिर जाएगी, सर ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो बेटा तू बैठा रहता। हालातों की बातें जो करता है वो अपने हालात नहीं बदल पाता, इस बात को याद रखना। बाकी आपकी मर्जी है। हम आपको, मैं मतलब मेरे अंदर जितना जोश हो रहा है, हम लोग सीखते हैं यार उन बच्चों से। हम जब उनको देखते हैं हम खुद कहते हैं यार क्या यार, ये मतलब धन्य है वो परिवार जिस परिवार में ऐसी संतानें पैदा हुई हैं। धन्य है वो माँ बाप जिनके घर में ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं, जिन्होंने पूरी स्थिति, पूरा हालात बदल के रख दिया, औकात बदल के रख दी अपने परिवार की। भैया कुछ तो यार करो यार, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो यार। देखो एक कितना बेकार कमेंट कर रहा है एक बच्चा, चाइल्ड लेबर। अबे गधे, सीजीएल का पेपर 18 साल से कम उम्र का बच्चा भर एक दूंगा, क्या पागल वागल हो क्या यार तुम यार। आप चाइल्ड लेबर करवाते हो क्या, क्या वो 5वीं का बच्चा था। अबे सीजीएल का पेपर 18 साल से कम उम्र का बच्चा भरता भी नहीं है। देखो चिंता मत कर बेटा, मेरे यहाँ पे भी बहुत नौकरी ऑफिस में, ना लगे तो बता दियो, तू भी यहाँ पे आ जाइयो। बताओ यार क्या बालक है यार। ईश्वर बेटा तुम्हें सद्बुद्धि दे यार, कुछ तो स्तर रखो यार। चलो, ऐसे बच्चों को तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वो कह रहा सर हमें मत सिखाओ, हम आए हैं बर्बाद करने पीढ़ी को। ठीक है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखो ट्राइंगल का एक मैं सवाल दे रहा हूं, उसको देखना। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक सवाल मिल गया मेरे को, अच्छा सवाल था, सीटेट में आया था, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। द एल्टीट्यूड, बहुत बढ़िया सवाल है। द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। शायद ये सीटेट में नहीं आया, लेकिन किसी टीचिंग एग्जाम में आया था, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं, इसको देखो। टू द longest side of the triangle is,
आइए, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का संगत शीर्ष लंब क्या है। अब आपको पहले तो सवाल को समझना होगा कि इसमें आपको दिया क्या गया है। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, देखते हैं आप में से कितना बच्चा इसके सवाल कर पाएगा। पहला ऑप्शन है, पहले तो इस सवाल को समझिए कि इसमें लिखा क्या है। 4 सही 8/13 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 2 सही 4/13 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है 4 सही 5/13 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है आपका 2 सही 9/13 सेंटीमीटर। अब इस सवाल को आप अच्छे से समझिएगा, है ना। आपको पहले समझना होगा, इस सवाल को पहले सीखना होगा, तब जाके ये सवाल आपसे सॉल्व होगा। अगर इसको मतलब ये सवाल आपके समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें यार क्या है, इसमें लिखा क्या है, तो फिर आप कैसे करोगे। बिल्कुल सही, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। बहुत अच्छे बच्चे, एल्टीट्यूड का हाइट का मतलब है, देखो जैसे एक ट्राइंगल है, ये हमने एक ट्राइंगल लिख दिया, लो मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये लो, ठीक है। आपको बोला है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आई, ये सवाल में 100% ये जो आपको दे रखा है, ये क्या है, 3 भुजाएं दे रखी हैं। अब आप बोलोगे सर ये जो 3 भुजाएं हमें दे रखी हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको 5, 12, 13, और हर एक बच्चे को पता है कि ये एक ट्रिपलेट है। हर बच्चे को पता है कि सर ये एक ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें। 5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया। मैं इसको ऐसे लिख दूं, लो इसे लिख दूं 5, इसे लिख दूं 12, इसे लिख दूं 13, ठीक है भाई। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस। अब आपको एक बात समझ में आ रही है, मान लो अगर ये ट्रिपलेट भी नहीं होता तो भी सॉल्व कर लेते इसको। अगर मैं बोलूं यहां से ये एक एल्टीट्यूड है, मतलब ये जो सबसे बड़ी साइड है उस पर ये एल्टीट्यूड बना है, तो मुझे आप मान के चलो ये हो गया बेस, ये हो गई इसकी हाइट। अगर मैं कहूं, मैं इसको बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, आप इसको थोड़ा कनेक्ट करिएगा। मैंने कहा ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। समझना इस बात को, बहुत ही अच्छे से समझना। एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया। हाफ बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, 100% बनेगा, ट्रिपलेट है। बोलो हाँ है ना, यस और नो, बताओ जल्दी से फटाफट। क्लियर है। तो इसका तो डायरेक्ट एक बात बन रही है कि सर अगर मैं बोलूं ये हो गई बेस, ये हो गई इसकी हाइट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाँ या ना, यस और नो, बोलो। अब ये जो एल्टीट्यूड है, इस एल्टीट्यूड को मैंने लिख दिया ए, मैंने मान लिया ए है एल्टीट्यूड। तो आप बोलोगे सर हाफ बेस क्या हो गई, यहां पे ये हाइपोटेनस इंटू हाइट मतलब एल्टीट्यूड। भाई हाफ से हाफ कट गया। यहां एक फॉर्मूला बनता है कि अगर आपको एल्टीट्यूड निकालना होगा सबसे बड़ी साइड के ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल में, तो फॉर्मूला बन गया P इंटू बी अपॉन एच। आप तो पहले इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। तो आप बोलोगे सर P इंटू बी अपॉन एच मतलब 12 इंटू 5/13, तो 60/13 आपके सवाल का उत्तर है। बहुत कम बच्चों ने इसका उत्तर दे पाया।
देख रहे हो, थोड़ा सा सवाल हमने बदल दिया, हल्का सा सवाल आपके सामने। क्या मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं पढ़ाया? क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़ाया? सब कुछ पढ़ाया है। सिर्फ और सिर्फ सवाल कुछ नया सा लगा, इसलिए आपसे सॉल्व नहीं हो पाया, है ना? तो अपना दिमाग चलाइए, सोचिए कि ऐसा क्या है इस सवाल में, मैं पढ़ तो चुका हूं या चुकी हूं, लेकिन मैं कैसे इसको सॉल्व करूं। आंसर इसका ये आएगा। हम बहुत ही बेसिक से भी इस बात को समझ सकते थे कि सर इसका एरिया अगर मैं देखूं, ये इसका एरिया है, अगर ये बेस है तो ये हाइट है, तो आप बोलते हाफ 5 × 12। और अगर मैं इसे बेस मान लूं और इसे हाइट मान लूं, तो एरिया में ऐसे भी निकाल सकता हूं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो आप बोलोगे सर ये बराबर हो जाता किसके? हाफ बेस इंटू हाइट। तब भी आपका वही निकल के आता, 60/13। मैंने एक फॉर्मूला लिखा दिया कि ऐसा क्यों होता है, एक रिलेशन बता दिया। अगर मान लीजिए आपका, मैं ये मान के चलता हूं जैसे यही सवाल है, और अगर इस सवाल में ये ट्रिपलेट ना होता, जैसे अगर मैं कहूं कि भैया ये ट्रिपलेट नहीं है, तो आप बोलोगे सर अगर ये ट्रिपलेट नहीं होता और 3 भुजाएं अगर मुझे पता होती, तो तीनों भुजाओं का इस्तेमाल करके मेरे पास एक फॉर्मूला है एरिया निकालने का, जो कि है हीरोन्स फॉर्मूला। बोलो वो क्या होता? हीरोन्स फॉर्मूला। तो अगर मैं हीरोन्स फॉर्मूले में भी रखूंगा ना, तो भी इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? इसका सम मैंने कर दिया, कितना आ गया भाई? 30। 30 का आधा किया तो 15, √15। 15 में से 5 गए 10, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 2 ये आ गया, बराबर क्या हो गया? हाफ। क्योंकि इन तीनों का इस्तेमाल करके मैंने हीरोन्स फॉर्मूला वैल्यू रख दी। और एरिया ये भी निकाल सकते हैं, इसे बेस मान लें, इसे हाइट मान लें, तो हाफ इंटू हाइट। क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसका जब एरिया निकाला तो कितना आया? 30। 30 बराबर 1/2, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, या 13/2 गुणा h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 60/13। आप मुझे बताओ, अगर ये ट्रिपलेट भी नहीं होते, अगर ये ट्रिपलेट भी नहीं होते, तो भी तो तुम उत्तर निकाल सकते थे। क्योंकि ये ट्रिपलेट है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए हमारे सामने सीधा सीधा रिलेशन है P × B/H। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखते हैं। लिखो भाई, सीटेट का एक सवाल, लंबा चौड़ा सवाल आपका लिए दे रहा हूं मैं। बहुत ही बढ़िया सवाल था, करो। पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर is 48 centimeter. The perimeter of a rectangle is equal to the perimeter of this square. The length of the rectangle is 4 centimeter more than that is breadth. ये सवाल आपके सीटेट का क्वेश्चन है। द डिफरेंस इन एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज। अब देखो ये सवाल कितना बड़ा सवाल दिख रहा है, एक लंबा चौड़ा सा सवाल आपको दिख रहा है, हाँ या ना बताओ मुझे। आप खुद बताओ ना, ये सवाल क्या है? थोड़ा लंबा चौड़ा सा सवाल आपको दिख रहा है कि एक आयत का एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप
एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। बराबर है आयत की लंबाई, ऐसा सवाल मैं करा भी चुका हूं, आयत की लंबाई वर्ग, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर क्या है, बताओ। तो दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर क्या है? लो भाई, करो इसको सॉल्व। दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर क्या है? ठीक है, मैं नहीं अभी वीओडी डलवाऊंगा, है ना। मैं कोशिश करूंगा आपका पहले अलजेब्रा और मेंसुरेशन को खींच दूं, उसके बाद देखूंगा वीओडी डलवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो उल्टी सीधी बातें करेंगे, बाद में कमेंट करेंगे और फिर वो पैनिक क्रिएट करते हैं टीम में। तो मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊंगा। मैं लाइव तो वैसे भी पढ़ाने वाला हूं आपको, पेपर 2 के लिए मैं कह रहा हूं। जो मैं 5 विषयों की वीओडी है वो अभी नहीं डलवाते, एक सप्ताह बाद डलवाते, जब तक आप अलजेब्रा ज्योमेट्री को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। वर्ग क्या है? 4a। 4a इज इक्वल टू 48 और a इज इक्वल टू आ गया 12। ये मैंने साइड निकाल ली। ओके, दोनों का परिमाप बराबर है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। दोनों का परिमाप बराबर है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ इट्स बेस। मतलब वो बेस कह रहा हूं, ब्रेथ, जो लंबाई है आयत की वो उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब 4 अधिक है। तो अगर दोनों का परिमाप बराबर है तो आप मुझे बताइए 48 इज इक्वल टू 2l प्लस बी। हाँ या ना, यस सुन लो, बोलो भाई। 2 से काट दिया, ये आ गया 24, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो, आपको पता है लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। 2 तरीके होते हैं इसको करने के। एक तो ये कि बेसिक जो हमने बचपन में सीख रखा है, इसे x मान लो, इसे x प्लस 4 मान लो, है कि नहीं भाई? है? सही बात है। चौड़ाई है x, क्योंकि ये से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये x प्लस 4। तो ये टोटल कितना होगा? 2x प्लस 4। और 2x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 24। 2x इज इक्वल टू 20 हो गया, x इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका बेसिक तरीका, जो आपने बचपन से स्कूल में सीख रखा है, बेसिक है। अब दूसरा तरीका आप समझो कि अगर आपसे कहा क्या गया है, लेंथ इससे 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो आप एक काम करो, 24 को 2 बराबर भागों में तोड़ दो। इसका मतलब 24 के 2 बराबर भाग क्या हो गए? 12 और 12। क्लियर है? हाँ या ना? बस अब यहां पे अपना दिमाग लगा के बोलो कि सर अगर मैं 2 इधर भेज दूं, 2 इसमें जोड़ दूं, इसे 14 लिख दूं, इसे 10 लिख दूं, तो ये अपने आप बन जाएगा। तो आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप वैसे भी कर सकते हो, है ना। चलो भाई, खत्म है सवाल। सवाल के नाम पे कुछ नहीं है। इसका एरिया निकल के आ गया 140, इसका एरिया आ गया निकल के 144। ये ए स्क्वायर है और ये एल इंटू बी है। अंतर आ गया कितना? 4। 4 इस सवाल का उत्तर है। क्या यूनिट है? सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। ये आपका आंसर निकल के आ गया, दोनों के एरिया का अंतर। लिखिए एक सवाल, छोटा सा सवाल है। इफ द एरिया ऑफ अ rectangle is 150 centimeter square and its perimeter
इज 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर उसका परिमाप है। देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बताओ भाई। क्या होगा? सवाल का उत्तर, एक आयत का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? करके बताओ जल्दी से। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? 10 और 15। मान लो अगर मैं लिख दूं लेंथ है 10, चौड़ाई है 15, या लेंथ है 15 और चौड़ाई है 10। अब ऐसा सवाल आ जाता है कंफ्यूज करने का। मान लो अगर ये दोनों ही ऑप्शन हो सवाल में, ये ऑप्शन भी है ये ऑप्शन भी है, तो कौन सा टिक करोगे? बताओ मुझे। अगर ये दोनों ही ऑप्शन सवाल में हो तो कौन सा टिक करोगे? बोलो। पहला टिक करोगे कि दूसरा टिक करोगे? आप बोलोगे सर हम तो रेक्टेंगल पढ़ चुके, हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, सब सारे फॉर्मूले पता है। बहुत ही सिंपल सी बात यह है कि लंबाई सदैव चौड़ाई से अधिक होगी। रेक्टेंगल में लंबाई चौड़ाई से ज्यादा होती ही होती है। आपका आंसर ये है। लेंथ है 15, चौड़ाई है 10। बस बहुत ही सिंपल सा सवाल। L इंटू बी आपका 150 दे रखा है और जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है? 50। इसका मतलब L प्लस बी कितना आ गया? 25। सही बात है, मल्टीप्लाई, दो ही फैक्टर हो रहे हैं, 15 और 10, और 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25। लंबाई है 15, चौड़ाई है 10, है ना? तो कंफ्यूज भी हो सकता है बच्चा, पहला उत्तर भी लगा सकता है, बट हमेशा याद रखिएगा लंबाई हमेशा बड़ी होगी, लंबाई कभी चौड़ाई से छोटी नहीं होगी आयत में। लिखिए एक सवाल। ए 120 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, बड़ा एक तार है, लंबा तार है, इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। मतलब उसको क्या बना दिया? एक आयत बना दिया। 120 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बना दिया जिसकी लंबाई हुज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? है सिंपल सवाल। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? खत्म कर दीजिए। सवाल बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान सवाल है। देखो, एक 120 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? तो आयत का क्षेत्रफल क्या है मुझे बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है।
यार एक बात बताओ, अपना पता है भाई पेरीमीटर क्या हो, यार एक बात बताओ, ये है 120, ये देखो ये है तार, मान लो 120 सेंटीमीटर का। इसका मतलब जितनी इसकी लंबाई होगी इस तार की, उस तार से हमने फोल्ड करके एक आयत बना दिया, ये बना लिया, लो ये बना दिया आयत। तो आप एक बात बताओ, जितना ये लंबा तार होगा उतना ही इसका पेरीमीटर होगा, बस ये समझना है, यही है लॉजिक और कुछ नहीं है। पेरीमीटर बराबर होगा, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। आप बोलोगे सर हम बात समझ गए, पेरीमीटर टोटल 120 है तो L प्लस बी कितना आ गया 60, L प्लस बी आ गया 60, 2L प्लस बी, अगर 120 है तो L प्लस बी कितना होगा 60 होगा। लंबाई इससे कितनी अधिक है 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो मैं क्या करता हूं वही तरीका, दो बराबर भागों में तोड़ दिया, 30 और 30, 30 में से एक कम कर दिया, तो ये कितना हो गया 31 और ये हो गया 29, ये लो भाई निकल के आ गया, दो इससे अधिक है, बस खत्म, टाटा गया गुड बाय। यही सवाल का उत्तर है। दोनों का एरिया क्या होगा 31 गुना 29, यही आपके पेपर, यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, समय आपका पूरा हो गया। ओके, बोलो भाई, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आफत मुसीबत, कर लोगे 31 29 एकम 29 की 9 हासिल आई 2, 29 थी 9 27, 87 89 899 ये आ गया भाई, है ना।